आज की वीडियो में बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में बांटा जाता है। पहला है कंपनी का शासन। 1773 से लेकर 1858 तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इसके अंतर्गत जो अधिनियम आए उन सबको कंपनी के शासन के अंतर्गत रखा जाता है। 1857 में क्रांति हुई और इसके बाद शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश ताज को दे दिया गया, सम्राट के अधीन कर दिया गया। तो 58 से लेकर 1947 तक का जो काल है वो ब्रिटिश क्राउन का शासन कहा जाता है। इस दौरान जितने एक्ट आए वो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम कंपनी शासन के तहत जितने आपके एक्ट आए हैं उन सबको कवर कर जाएंगे, 1853 तक के सभी अधिनियमों को। सबसे पहला जो एक्ट आया था वो आया था 1773 में, जिसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, क्या क्या सारे पॉइंट्स थे, उनको कवर करेंगे, क्या क्या प्रावधान थे, क्योंकि अब आपसे संविधान में डीप क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है। पहले तो सिर्फ पूछा जाता था कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, चार्टर अधिनियम पहली बार कब आया, इस तरीके से। अब उनके अंदर के डिटेल प्रावधान आपसे पूछे जाने लगे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, इसके तहत कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत करी गई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पहला कदम था जब ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण यहां पर शुरू किया। ये वाला क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण कंपनी के ऊपर कब स्थापित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1773 में पहली बार भारत में कंपनी के शासन के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, इसी अधिनियम के माध्यम से। अब इस एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको जानिए। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पहला वाला पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे डाली गई? उस समय भारत में पावर सेंटर जो थे वो तीन थे। एक आपका मद्रास था, एक आपका कलकत्ता और एक आपका बॉम्बे। ठीक है, तीनों में अलग अलग आपके गवर्नर्स होते थे। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर होते थे, इनको कलकत्ता के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। यानी अब मेन पावर सेंटर कौन है? सिर्फ कलकत्ता का गवर्नर। तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी के तहत डाली गई। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इससे पहले ये तीनों प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से स्वतंत्र हुआ करती थी। तीनों के अलग अलग गवर्नर्स होते थे और तीनों इंडिपेंडेंट होते थे। यानी अपनी प्रेसिडेंसी में उनको कुछ चेंजेस करने, कोई नए रूल बनाने हैं तो दूसरे से पूछना नहीं पड़ता था। अब क्या कर दिया? बंबई और मद्रास को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सिंपल भाषा में कहें, बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति यहां पर शुरू हो गई। इससे पहले गवर्नर होते थे, जैसे हमने कहा, मद्रास का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर। अब दोनों गवर्नर जो थे मद्रास और बॉम्बे के, उनको बंगाल के यानी कलकत्ता के वाले के अधीन कर दिया और बंगाल का जो गवर्नर होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसकी मदद के लिए एक परिषद का गठन किया गया, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। 4 सदस्य इसमें होते थे। क्वेश्चन आएगा, जो गवर्नर जनरल की परिषद होती है इसको पहली बार गठित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक है, 4 सदस्य इसमें शामिल होते थे। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD की स्थापना करी गई। इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसको ध्यान रखना क्योंकि आगे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आया और यह ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण कर देता है। ठीक है, कंपनी को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी अब सारी जानकारियां इनको ब्रिटिश सरकार को देनी होंगी। इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई।
कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 1774 में। और किस एक्ट के माध्यम से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 इसमें जज होते थे। जो मुख्य न्यायाधीश बना था पहला, उसका नाम एलिजा इम्पे था। बाकी के 3 जज इसमें चेम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट थे। क्वेश्चन आता है, कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। कब बना था? 1774 में। कोर्ट कब बना? 74 में। कुल कितने जज थे? 4, 3 अन्य और 1 चीफ जस्टिस। ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। यानी अब जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो व्यापार नहीं कर सकते, करना हो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और भारतीयों से रिश्वत या जो गिफ्ट लेते थे उस पर भी बैन लगा दिया। किसने? रेगुलेटिंग एक्ट ने। तो ये सारे प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से करे गए। बिल्कुल टू द पॉइंट्स में हमने सभी प्रावधानों को डिटेल में यहां पर समझा। इसके बाद जो अगला अधिनियम आया वो 1781 में आया। इसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया और इसी संशोधन अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। बेसिकली ब्रिटिश सरकार और भारत में जो कंपनी का गवर्नर जनरल था उनके बीच कुछ मतभेद थे, उन्हीं को सुलझाने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, दोनों के बीच सेटलमेंट करने के लिए। इस अधिनियम के तहत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कैसी है? 4 मेंबर्स की, 4 सदस्य। इसको याद रखना क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे किस अधिनियम के तहत इन 4 सदस्यों को 3 सदस्य कर दिया गया, उसको हम आगे देखेंगे। तो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, इसके तहत गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया था, उसके अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों को बाहर कर दिया। यानी अब इनके ऊपर आप मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। दूसरा, राजस्व के मुद्दे को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। यानी जो थोड़ा सिकंजा कसा गया था रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कि आपको सारी जानकारियां हमको देनी होगी, ब्रिटिश सरकार ने कहा हम एक सुप्रीम कोर्ट बना रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट हुआ 81 में। सुप्रीम कोर्ट से राजस्व मुद्दे की जानकारी देना अनिवार्य अब नहीं रह गया। यानी कितना पैसा खर्च कर रही है कंपनी, कितना पैसा जमा हो रहा है, वो बताना अब जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। तो राजस्व जानकारी देना जरूरी नहीं है। दूसरा, गवर्नर जनरल को और उसकी परिषद को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें जो सेटलमेंट एक्ट के तहत आई थी। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इसका नाम पिट्स इसलिए पड़ा क्योंकि इसको ब्रिटिश पीएम विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। नियंत्रण स्थापित करने की जो प्रोसेस शुरू हुई वो रेगुलेटिंग एक्ट से हुई, लेकिन पूर्ण नियंत्रण कब मिला? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है। और हम पढ़ते भी हैं, जो वॉरेन हेस्टिंग था उसने इसी एक्ट के विरोध में इस्तीफा दिया था। ठीक है। इसी में पहली बार कंपनी के, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यानी ब्रिटिश क्षेत्र, भारत में जो कंपनी के एरिया थे उनको पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र किस अधिनियम में कहा गया? पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया। और ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया? वो था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे उनको देखिए। इसके तहत भारत में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ यानी जो हम पढ़ते हैं द्वैध शासन। इससे पहले बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था कि राजस्व जमा करने के लिए अलग और शासन चलाने के लिए अलग। वही चीज इनके द्वारा भी करी गई अधिनियम के माध्यम से। तो भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत करी गई? पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत कंपनी के जो राजनीतिक अधिकार थे और जो व्यापारिक अधिकार थे उनको अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक अधिकारों के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक निकाय बना दिया गया।
और जो व्यापारिक अधिकार होते थे उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन कर दिया गया। यानी कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक दोनों अधिकारों को, दोनों कामों को अलग अलग कर दिया। जो राजनीतिक कार्य थे कंपनी के वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नेतृत्व में होंगे और जो व्यापारिक कार्य थे वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन कर दिए गए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आपके पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से आया। डायरेक्टर वाला आपका व्यापारिक कार्यों के लिए था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आपकी राजनीतिक कार्यों के लिए था। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जैसा मैंने कहा, बिल्कुल आपके बेसिक से बेसिक पॉइंट्स और एडवांस से एडवांस पॉइंट्स आपको सारे जो आपको एक सिंगल बुक में नहीं मिलते वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे और बिल्कुल टू द पॉइंट। और मैं कोशिश करूंगा उसको और ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े। आपको जैसे पूरा राष्ट्रीय आंदोलन याद हुआ उसी प्रकार पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आपको पूरा याद यहां पर हो जाएगा।